हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो अंसाल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी के मतलब सेट नंबर 1 जो कि 324 EX कोड है पेपर का, और ये 2024 का सेट है। उसी के आज हम लोग तीसरे पार्ट पे बात करने वाले हैं। और इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट इस पे दे दिया है, जिसमें पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, वैसे ही जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं खंड करके, मतलब पार्ट करके। जैसे पहले का A, पहले का 2, B, मतलब इस तरह से करके वो तमाम सारे क्वेश्चन उसके अंदर रहते हैं। तो आज की क्लास में हम वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, जो एक एवरेज वीडियो की लेंथ होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को कुछ करेंगे। तो चलिए, और एक बात और आप सभी को बता देते हैं, आपका ये जो समय है वो अब आपका कहीं ना कहीं अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, मतलब आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपना टाइम उसी में लगाना है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को काफ़ी इंक्रीज कर सकता है, या फिर अगर आपको नहीं आएगा तो डिक्रीज भी कर सकता है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि हमको सारे पार्ट करने हैं, यानी कि डू ऑल द पार्ट। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि डू ऑल द पार्ट, डू ऑल द पार्ट, यानी कि सारे पार्ट हमें यहाँ पे करने हैं। तो जिसमें पहला वाला पार्ट है, पार्ट नंबर A है, और उसमें हमसे कहा गया है कि इफ़ R इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम A, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 करके एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट है B जिसमें 1 से लेके यानी कि 1 4 और 5 3 एलिमेंट हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू R, यानी कि जो इसके मतलब दोनों गिवन सेट के करस्पॉन्डिंग जो एक रिलेशन बन के तैयार हुआ है, उस रिलेशन के अंदर जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं उनके हमें ऑर्डर्ड पेयर को बताने हैं। मतलब आप सभी को पता है कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, तो उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को बताना है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन के अंदर जो हमारे एलिमेंट आए हुए हैं या जो एलिमेंट आएंगे उन्हीं को हमें बताना है। ठीक है, या जो रिलेशन R है उसको रोस्टर फॉर्म में बताना हुआ। ठीक, ये कहने का मतलब हुआ। तो उसके बाद कह रहा है कि आल्सो फाइंड दिस रिलेशन फ्रॉम B टू A, और हमें एक रिलेशन और भी बनाना है जो सेट B से A पर होना चाहिए। तो पहले जो रिलेशन बनाना है वो A से B पर होना चाहिए, यानी कि सेट A से सेट B में होना चाहिए। दूसरा जो रिलेशन बनाना है वो B से A में होना चाहिए। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, मतलब रिलेशन कैसा होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा। तो वो कह रहा है कि लेस देन, यानी कि ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये है रिलेशन यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट दिया गया है, मतलब जो रिलेशन है वो डिफाइंड है। रिलेशन जो डिफाइंड है वो सेट A टू सेट B है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। और जो हमारा A है, सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और जो B सेट है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है वो है 1 4 है और कितना है 5 है। तो ये है हमारे B सेट के अंदर एलिमेंट। हमें रिलेशन A टू B बनाना है, और रिलेशन कैसा बनाना है, रिलेशन ऐसा बनाना है कि A कामा B, यानी कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा A और जो दूसरा एलिमेंट होगा B, वो इस प्रकार से होगा कि जो A है वो लेस हो जाए B से। लेस देन कह रहा ना, देखिए क्वेश्चन में बोला है आपसे कि लेस देन ही खाली बोल दिया है। इसका मतलब है कि A वाला एलिमेंट B से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे जो A है वो बिलोंग करना चाहिए सेट A से, और जो B है वो बिलोंग करना चाहिए सेट B से। ये सारी चीज़ें दिया नहीं गया है, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेशन की डेफिनेशन ही समझ में आती है आराम से। तो अब देखिए कैसे रिलेशन बनाने। आप सभी को पता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ या इक्वल A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B करने से जो हमारे एलिमेंट आते हैं उनका जो सबसेट होता है, यानी कि A क्रॉस B करने से
जो एक सेट प्राप्त होता है उसी सेट का जो कुछ सबसेट होता है वही रिलेशन होता है, आपको ये बात पता है। तो देखिए, तो आर सेट के अंदर यानी कि पहला वाला रिलेशन जब हम लोग बनाएंगे जिसमें ये वाला रिलेशन है, तो इसमें हमने जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएगा उसमें जो पहला वाला होगा दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1 के साथ 1 भी नहीं आ सकता है क्योंकि 1 1 दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमें छोटा लेना है। तो एक बार यहाँ पे दिखा देंगे ए क्रॉस बी कैसे आएगा। ए क्रॉस बी आपको पता है कि 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा, फिर 1 का 5 के साथ होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर 2 का हो जाएगा 1 के साथ, ऐसे डॉट डॉट करके लगा देना, वैसे 3 का होगा, सबके साथ होता है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं निकालना है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। तो वही जो क्रॉस प्रोडक्ट निकला है उसी में से रिलेशन ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर पकड़ने हैं जिसमें जो ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 का 4 के साथ होना चाहिए, तो 1 4 आ गया। दूसरा 1 का 5 के साथ होना चाहिए तो दूसरा ऑर्डर पेयर 1 5 हो जाएगा। तीसरा 2 का 4 के साथ होना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए छोटा है बी से, ये ए है, ये बी है, ए छोटा है बी से, यानी कि रिलेशन की डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए। तो आगे तो 2 का, उसके बाद इसी 2 का हमारा 5 के साथ होना चाहिए, फिर उठा लेंगे 3 को, 3 का 4 के साथ होना चाहिए, फिर 3 का 5 के साथ होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये सारे आएंगे। फिर 4 का 4 के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वल हो जाएगा और हमें छोटा रखना है, तो 4 का 5 के साथ होगा। अब 5 का 1 के साथ भी नहीं होगा, अगर 5 और 1 रखते हो तो 5 बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, आगे छोटा रखना और बाद में बड़ा रखना है, तो और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये जो रिलेशन आएगा वो ये वाला रिलेशन बन जाता है। अब इसी में दूसरा भी हमसे कह रहा है, तो देखिए ये पहला वाला तो बन गया। अब दूसरा रिलेशन हमसे कह रहा है कि अब की बार B to A बनाना है, यानी कि B से A पे बनाना है, यानी कि B क्रॉस A करना है। तो जब B क्रॉस A करेंगे तो यही आपस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे B क्रॉस A का भी एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिखा देते हैं हल्का सा। तो B क्रॉस A करेंगे तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 1 हो गया, फिर 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। देखिए वो पलट के आएगा ऐसे, फिर 1 का 3 के साथ होगा, 1 3 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे सबका उठाएंगे कि वैसे 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, ऐसे करके आएगा, तो लास्ट में आ जाएगा 5 का 5 के साथ। अब जो दूसरा वाला रिलेशन है वो भी यही रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन अब की बार बनाना है हमें आर, वो सच दैट B to A बनाना है, यानी कि सेट B का सेट A से रिलेशन बनाना है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा। रिलेशन की डेफिनेशन वही है कि जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो रखेंगे यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा। देखिए, तो 1 के साथ 1 तो हो नहीं सकता है, तो 1 के साथ 2 होगा, फिर 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा, फिर 1 के साथ 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ 2 नहीं हो सकता है, आपको पता है, 4 के साथ 1 भी नहीं हो सकता। अब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि अब अगर कोई एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो सब बड़े हो जाएंगे। देखिए जैसे अब 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4 बड़ा हो गया और 1 छोटा हो गया, जबकि हमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट छोटा रखना है और दूसरा वाला बड़ा रखना है। तो 4 1 नहीं आएगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, दूसरे वाले रिलेशन की के एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि दूसरे रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे हो जाएंगे 5 नंबर के ये क्वेश्चन थे। तो एक बार आंसर को हमें मैच कराना पड़ेगा, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। तो ये था 5वें का पहला वाला क्वेश्चन, और जिसमें सेट पहला वाला रिलेशन बना है वो है हमारा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। अब दूसरे का आंसर दिया नहीं, लेकिन दूसरा यही होगा, ठीक है। B से A बनाएंगे तो यही होगा। देखिए हर जगह एलिमेंट छोटा है, अब कोई नहीं उठा सकते। अब जैसे दूसरा उठाओगे तो 4 का 1 के साथ बड़ा हो जाएगा, तो सारे बड़े हो जाएंगे, तो अब कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पहला 5वें का जो पहला वाला पार्ट है वो हो गया है। आसान है, बिल्कुल भी आसान है। रिलेशन की डेफिनेशन आपको फॉलो करते हुए इस R वाले सेट में एलिमेंट को हमें रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकेंड पार्ट। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब 5वें के B पार्ट में हमसे क्या कहा है, सुनते हैं क्वेश्चन को, एक बार रीड करते हैं। तो 5वें का जो B पार्ट है उसमें हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इफ़ द मैट्रिक्स A इज सेटिस्फाइड। मतलब एक मैट्रिक्स दिया गया है A जो कि सेटिस्फाई करता है द इक्वेशन A' इक्वल टू I को, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वेशन हमारा है A' इंटू A इज इक्वल टू I। तो मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास है A मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बना हुआ है 0 2i
जेड यक्स वाई माइनस में जेड, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद है यक्स माइनस में वाई और जेड है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, और ये जो आव्यूह है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो आव्यूह हो सेटिस्फाइड कर रहा है एक इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन ए डैश इंटू में ए को मतलब ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आप सभी को पता होना चाहिए कि ए डैश को बोलते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज ले लिया जाता है, हिंदी में बोलते हैं कि किसी भी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को ए डैश से दिखाते हैं। परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए दिया गया है, अब हम ए डैश निकाल लेंगे, और ए इंटू ए डैश जो है वो आई के बराबर मतलब है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे ए डैश और ए की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे। उधर आई आपको पता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक तत्समक आव्यूह होता है, और तत्समक आव्यूह जो होता है उसमें जो है वो कैसे बनाते हैं अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। कितना ऑर्डर का लेना है, जितने ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिक्स दिया होता है, यहाँ पे जो गिवन है उसी ऑर्डर में हमें अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना होता है। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है हमारे ए दिया गया है, अब हम वहाँ से ए डैश को निकालेंगे। ए डैश बोले तो क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह। यहाँ पे लिख देंगे जो ए डैश होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, जिसमें हम लोग रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं। तो ए डैश मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इधर करके लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो ए डैश मैट्रिक्स ए की सहायता से निकालेंगे। तो रो को कॉलम कर, इस पूरे रो को पहला कॉलम कर दीजिए, तो 0 हुआ, 2y हो गया, और यहाँ पे जेड आ गया। फिर दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ऐसा करेंगे यहाँ पे, तो यक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड। तो ये बन जाएगा हमारा ए डैश। अब हम क्या करेंगे, ए डैश और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड ए डैश इन गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन में ए और ए डैश की वैल्यू को पुट करने पर। तो रखेंगे ए डैश जो कि ये है, जिसमें है 0 यक्स, और फिर जो है हमारा यक्स हो जाएगा, फिर हमारा है 2y, फिर y, फिर माइनस में y, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस में z, और जो है यहाँ पे हमारा z हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है इनटू लगाएंगे और ए मैट्रिक्स को लिख देंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 0 2y, और यहाँ पे z है यक्स वाई माइनस जेड, फिर यक्स, फिर माइनस वाई, फिर यहाँ पे z आ जाएगा, और इसको इक्वल में दिया गया है i के। तो i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कितने ऑर्डर का बनेगा, जितने ऑर्डर का हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा। तो 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, जिसमें हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप सभी को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और उधर से कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि मैट्रिक्स का जो A11 होगा वो अगले वाले मैट्रिक्स के A11 के बराबर होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है। तो जो है इधर साइड में थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, इधर आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इधर इस साइड पे मिटा के जो है इधर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और आप सभी को पता है कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैट्रिक्स ही आएगा, तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में करते हैं, सब को उठा के करते हैं, आपको ये बात पता है। तो इस 0 का यहाँ पे होगा, फिर इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा, और तीनों को जोड़ लेंगे। तो 0 का 0 में देखो एक बार फिर से देखिए, 0 का 0 में होगा, प्लस लगाएंगे,
फिर मतलब इधर रो की तरफ बढ़ेंगे तो इधर कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस 0 का 0 में, यक्स का इस वाले में, फिर इस वाले यक्स का इस वाले यक्स में होगा और तीनों को जोड़ेंगे, फिर इसी रो को उठाएंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में कराएंगे, फिर उसी रो को उठाएंगे, फिर तीसरे वाले कॉलम में कराएंगे। यानी कि एक रो को सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर दूसरा रो उठाएंगे और उसका भी सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हुए जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए कैसे, तो 0 का 0 में हुआ तो 0 आ गया, प्लस की साइन लगाएंगे। यक्स का यक्स में होगा तो यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस यक्स का इसमें होगा तो फिर में प्लस का यक्स का स्क्वायर हो गया। देखते रहिए आप लोग। अब पहले रो का पहले कॉलम में हो गया, अब इसी पहले रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे। अब कॉलम चेंज कर देंगे क्योंकि कॉलम दूसरा है तो दूसरा कॉलम बनेगा भी। तो 0 का 2y में होगा तो 0 आ गया, प्लस यक्स का इसमें होगा तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स वाई, ठीक है। फिर इस यक्स का यहाँ पे होगा, अब माइनस हो जाएगा, माइनस में यक्स वाई हो गया क्योंकि वो प्लस है और ये माइनस है। अब पहले वाले रो का दूसरे कॉलम में हो गया, अब पहले वाले रो को ही तीसरे कॉलम में कराएंगे। तो 0 का जेड में होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, जिस कॉलम में कराओगे वही कॉलम बनेगा। तो अब हम तीसरे कॉलम में कराने जा रहे हैं तो यहाँ पे तीसरा कॉलम बनेगा। हमने आपको मतलब एक बार आपको बता देते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का जो रो कॉलम है वो दूसरे वाले रो के बराबर है। तो इसमें कितने कॉलम है? 3, इसमें कितने रो हैं? 3, तो बराबर होगा तो मल्टीप्लाई करने पे मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम पकड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले में मतलब जो नया मैट्रिक्स आता है प्रोडक्ट लेने के बाद, मल्टीप्लाई कराने के बाद, वो पहले का रो और दूसरे का जो है वो कॉलम पकड़ा जाता है। तो पहले में रो कितने हैं? 3, दूसरे में कॉलम कितने हैं? 3, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3x3 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई को एक बार फिर से। तो पहले वाले रो का अब हम तीसरे कॉलम में कराने जा रहे हैं। तो 0 का जेड में हुआ तो 0 आ गया, यक्स का जेड में होगा तो माइनस में यक्स जेड आ गया, फिर इस यक्स का इसमें होगा तो प्लस में यक्स जेड आ गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एक बार देखना पड़ेगा कि ये हमारे कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, ठीक आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और जो है अब वैसे दूसरा रो उठाएंगे, सारे कॉलम में कराएंगे। तो 2i का होगा, दूसरा रो उठा के सारे कॉलम में कराना, याद रखे रहना, रो को कॉलम में कराएंगे। तो 2i का 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस y का यक्स में होगा तो यक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस y का यक्स में होगा तो माइनस में यक्स वाई हो जाएगा। याद रहे, आपको ध्यान में रख के करना है। उसके बाद अब इसी दूसरे वाले रो का हम लोग कराएंगे दूसरे वाले कॉलम में। तो 2y का इसमें होगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर y का इसमें होगा तो प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस y का इसमें होगा तो प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है इसी रो का तीसरे वाले कॉलम में कराएंगे तो क्या बन जाएगा 2yz, यहाँ आ जाएगा 2yz। फिर y का इसमें कराएंगे तो माइनस में yz, फिर माइनस का इसमें कराएंगे तो फिर से माइनस में yz आ जाएगा, तो माइनस में yz आ गया। अब इसको उठाएंगे और सब में करा लेंगे। तो देखिए अब हम लोग उठाते तीसरे वाले रो को, तो पहले कॉलम में कराएंगे तो 0 हो गया, इसका यहाँ पे होगा, फिर इसका यहाँ पे होगा तो माइनस में zx हो गया, फिर प्लस में zx हो गया, ठीक। फिर क्या हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे तो उसके बाद जो है उसके बाद हम इसको कराएंगे दूसरे वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2z, सॉरी प्लस में 2yz, यहाँ पे हो जाएगा, जगह नहीं थोड़ा कायदे से लिखते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर माइनस में आ जाएगा xz, देखिए, फिर आ जाएगा zx प्लस में। फिर अब यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे z इंटू 2y तो इज इक्वल टू 2zy। फिर हम लोग करेंगे क्या, z का इसमें तो प्लस में zy, फिर नहीं एक सेकंड गलत हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वाले में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2yz। अब यहाँ पे कराएंगे तो माइनस में zy होगा, यहाँ पे माइनस में zy होगा, अभी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में zy। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर से माइनस में zy हो जाएगा, फिर से माइनस में कितना हो गया zy। अब यहाँ चले जाओ तीसरे में कराओ, z का z में होगा तो z का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस z का इसमें होगा तो प्लस में z का स्क्वायर हो गया, फिर z का z में होगा तो प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में जो है अब जगह नहीं है तो बराबर में हम अपने इस वाले मैट्रिक्स को उतारेंगे, तो जो है यहाँ पे उतार देते हैं बराबर में।
बराबर में जो हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अगले स्टेप में जो है हम करते ये हैं कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यक्स स्क्वायर में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ से एक्स जेड कट जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर देखिए एक्स वाई कट गया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर तो 4 बार यहाँ y स्क्वायर है, एक बार यहाँ, तो 4 2 6 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6y का स्क्वायर। और यहाँ पे चले जाएंगे तो देखिए y z सेम साइन में है तो जुड़ के माइनस में 2yz होगा, और एक ऑलरेडी प्लस में 2yz बैठा हुआ है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब जो है इसको थोड़ा, हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक्स जेड, ये भी एक्स जेड है, एक प्लस एक माइनस से कट के क्या बन जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए 2zy और ये दोनों भी zy करके हैं तो ये माइनस में 2zy होगा, और ये प्लस में 2zy है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर को जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3z स्क्वायर, और ये जो हमारा है वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के ये इक्वल है। अब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेंगे और कुछ हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपेयर करिए, देखिए कैसे कंपेयर करते हैं इनको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है इसका करस्पॉन्डिंग जो इधर एलिमेंट है वो 1 है। एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे नाउ कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे तो करने से क्या मिलेगा हमें, तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आई। तो इम्प्लाइज दैट बताना यहाँ से x स्क्वायर किसके बराबर आया, तो बताओगे 1/2 आया। तो बताना x किसके बराबर आएगा, तो प्लस माइनस 1/रूट के अंदर 2 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ पे 6y स्क्वायर 1 के बराबर है, उसी प्रकार से जो है वो जो 6y स्क्वायर है वो 1 के बराबर है। जगह कम पड़ जा रहा है तो यहाँ पे जो है लग रहा कुछ मिटाना पड़ेगा। तो हालांकि अभी साइड में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो साइड में अभी हम थोड़ा सा लिखेंगे, आपको समझ में मतलब दिखेगा वो। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो जो 6y का स्क्वायर है यहाँ पे जो है थोड़ा जो है लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, या अभी यहाँ पे और एक चक्कर हो सकता है कि यहाँ पे लिख देंगे 6y का जो स्क्वायर है वो 1 के बराबर है। तो बताना यहाँ से y स्क्वायर किसके बराबर है, तो 1/6 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा, वो भी प्लस और माइनस। तो y की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा, ये y का मान। अब एक चीज़ और बचा है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो जो 3z स्क्वायर है वो 1 के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज 3z का जो स्क्वायर है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से बताना z का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो बताना z किसके बराबर होगा, तो 1/√3, और यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर हटाते तो प्लस और माइनस आता है। तो z की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस 1/√3 आ गई। तो यही करना था आपको। और एक बार देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर एक बार चेक करना जरूरी है। तो आंसर हमारा है जो है वो प्लस माइनस 1/√2 x का मान है, और y का जो मान है वो प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा, और प्लस माइनस, हाँ ठीक है, 1/√3। तो एकदम सही आंसर है। तो इस तरह से आपको करना होता है। एक बार चेक करते हैं, देखते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दिख तो रहा है ये, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। तो देखिए एक बार क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था और एक इक्वेशन दी गई थी। इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन हमारा था मैट्रिक्स में A' इंटू में A बराबर I। तो A' उसके ट्रांसपोज है, जो गिवन मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज निकाल के उस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर लो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करके मल्टीप्लाई करके उनको कंपेयर करना था और कुछ नहीं करना था। तो कंपेयर करके हमारी ये x, y और z की वैल्यू आई हुई है। तो इस तरह से करना था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो बड़ा जाएगा ही। अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप कम टाइम में इसको कर सकते हैं।
तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 5वें का सी पार्ट करते हैं। 5वें के सी पार्ट में एक फंक्शन दिया गया है और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन जो फंक्शन है, चूँकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ये क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, 5वें का सी है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। डिफ्रेंशिएशन के एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है जो लॉग लेने वाला है, ठीक है, लॉग लेने वाला एक क्वेश्चन और इसके पहले आया हुआ था, उसको भी हमने कराया है। बस यहाँ पे लॉग लेने वाले 2 क्वेश्चन जोड़ के यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया गया, इसलिए इसका नंबर बढ़ा दिया गया है, 5 नंबर किया गया। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें हमें निकालना है dy/dx, यानी कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आया है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं क्या सही लिखा हूँ, वरना फिर गलत हो जाता तो पूरा खराब हो जाए। तो x की पावर x हो जाएगा प्लस cos x की पावर tan x हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए ये 5 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चूँकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ता है, ताकि जो ऊपर पावर में वेरिएबल बैठा है वो आगे आ जाए लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्लस की साइन लगी हुई है, तो लॉग में ये कभी नहीं होता है कि अगर लिखा है y बराबर x1 प्लस x2 मान लो लिखा है, तो यहाँ पर ऐसे लॉग लेने पे log y बराबर log x1 प्लस log x2, ऐसे जो है ये इक्वल नहीं होता, मतलब ये चीज़ गलत है, इस तरह से यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा फंक्शन मान लो। तो इसको हम लोग y1 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, और y1 को और y2 को अलग अलग जो है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो दोनों का डिफ्रेंशिएशन आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, अभी आपको समझा दिया क्या करना है। तो अगर ये ऐसे वाली प्रॉपर्टी होती तो अभी डायरेक्ट लॉग ले लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट x की पावर x इज इक्वल टू y1 एंड cos x की पावर tan x इज इक्वल टू y2। ये 2 चीज़ हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो इसको मानने के बाद बताइए हमारा जो y है वो क्या बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x की पावर x की जगह पे लिख देंगे y1 और प्लस y cos x की पावर tan x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे y2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा dy और अपान में यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू। अब डिफरेंशिएशन का ये रूल है, 2 फंक्शन अगर एडिशन में होते हैं तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन चल जाता है, हो जाता है। तो यहाँ से y1 का हो जाएगा dy1 अपान में dx प्लस dy2 और अपान में dx। तो अभी हम dy1 और dy2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा जो टारगेट है वो है dy1 अपान dx और dy2 अपान dx2 की वैल्यू को निकालने का। तो यहाँ से जो है अब हम लोग अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ, लिखेंगे बिकॉज y1 इज इक्वल टू x की पावर x। अब सबसे पहले लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये सब नहीं लिखेंगे, समझ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x की पावर x। अब यहाँ पे बन जाएगा log y1 इज इक्वल टू x की पावर x में, मतलब ये log m की पावर n लिखी है, और log m की पावर n की प्रॉपर्टी है कि log m की पावर n इक्वल टू n log m। यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे होता है बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये x आगे आ जाएगा, तो x log x हो जाएगा। अब इसी को हमें डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू यक्स ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स नहीं लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करना होता है, क्योंकि इक्वेशन का ये रूल है कि अगर किसी साइड में कोई एक काम कर रहे हैं तो अगले उस साइड में भी वो काम करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा इधर से हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा dy1 अपान में dx इज इक्वल टू dy1 अपान में dx इज इक्वल टू, भाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, नीचे दिख नहीं रहा है तो अब हमको यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड में यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए यहाँ पे उतारते हैं, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ चुका होगा क्या निकालना है हमें। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर इसको भी मिटा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या है यक्स की, अब यहाँ पे log y1, तो एक बार यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, तो क्या है log y1 इज इक्वल टू यक्स log यक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो log y1 का हो जाएगा 1 अपान y1, क्योंकि log y का होता है 1 अपान y, क्योंकि जब कभी भी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx ऑलरेडी एक बार इंटू में आता है, बट यहाँ पे y1 है तो dy1 अपान dx आ जाएगा, तो इंटू में क्या बन जाएगा dy1 अपान में कितना dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसमें किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड, तो हमने आगे वाले को फर्स्ट मान लिया और बाद वाले को सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन में, जिसमें कहा जाता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है एक बार यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में एक बार लिख देते हैं, dy dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x इंटू dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 1 अपान y1 dy1 अपान dx इज इक्वल टू x इंटू log x का होता है 1 अपान x प्लस log x इधर और x का हो जाता है 1, तो x से x कट जाएगा, तो 1 अपान y1 इज इक्वल टू dy1 अपान में dx, सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है इंटू बीच में इक्वल की साइन नहीं बल्कि इंटू रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अपान y1 फिर dy1 और अपान में कितना dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कट के 1 बचा प्लस वहाँ पे log x का 1 में गुणा होगा तो log x आ जाएगा। यहाँ से बताइए dy1 अपान में dx किसके बराबर होगा, तो ये जो 1 अपान y नीचे है, मतलब यहाँ पे जो y1 नीचे उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा y1 और 1 प्लस log क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा x होने वाला है। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो जो dy1 है वो हमारा हो जाएगा dx किसके बराबर हो जाएगा, dx के dy1 अपान dx बराबर हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया y1, x की पावर x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log में x, तो ये हमारा dy1 अपान dx निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे dy2 अपान dx2 निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार, यहाँ पे लिख देंगे नाउ y, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, नाउ व्हेन y2 इज इक्वल टू cos x की पावर tan x। अब इसको भी डिफरेंशिएट करके जो है dy2 अपान dx2 निकालेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स की बात लिख दे रहे, जगह थोड़ा दोनों पक्षों का log लेने पर, log लोगे तो क्या बन जाएगा इधर log y2 इज इक्वल टू log cos x की पावर कितनी tan x, ऐसे करके ना log cos x की पावर कितनी tan x, फिर से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे और tan x आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा जब tan log की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लगाते हैं इसको, चलिए log की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा log y2 इज इक्वल टू tan x आगे आ गया इंटू log में cos x आ गया, tan x आगे आ गया फिर log में cos x आ जाता है, तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाई गई, तो देखिए क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग
नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी कि अब यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हिंदी में इस बात को इस तरह से लिखा जाएगा। तो log y2 का होगा वैसे log y का 1/y, बट y की जगह y2 है तो 1/y2 इंटू dy2 और अपान में कितना dx बराबर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सावधानी से करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह कम है, नीचे थोड़ा जो है लिखते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, क्योंकि अभी उधर बहुत दूर तक जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हमारा जो है वो, हाँ, यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो है वो log y2 का हो जाएगा d1/y2 इंटू dy2 अपान में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan x log cos x का, आपकी बात डायरेक्ट करते हैं, log cos x। अब cos x को x समझो थोड़ी देर के लिए, तो ये लिखा गया है log x, तो log x का होगा 1/x, x की जगह cos x है तो log cos x इंटू जो x की जगह बैठता है चेन रूल के हिसाब से cos x का भी एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। देखिए इसको हम लोग रीड करेंगे log x, जो cos x है यानी कि जो x है उसकी जगह पे cos x आ गया है, तो चेन रूल के हिसाब से जो x की जगह लेता है उसका दोबारा से जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो इंटू में आता है। ठीक है, तो log x का पहले इसको रीड करेंगे log x, तो x की जगह cos x तो 1/x इंटू cos x का होता है माइनस में sin x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा है log कितना है log cos x, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे log, अरे एक मिनट, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, log cos x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू tan x का डेरिवेटिव, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y2 और यहाँ पे आया dy2 और अपान में dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे, तो ये जो tan x लिखा गया है और ये जो 1/, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सब कुछ थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin x और अपान में cos x लिखा है जो कि tan x होता है, एक tan x ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस में tan स्क्वायर x। कैसे है देखिए, sin x बटे cos x, tan x, एक tan x ऑलरेडी है तो वो tan स्क्वायर x हो जाएगा और ये माइनस की साइन आगे लग जाएगी, तो माइनस में tan स्क्वायर x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर x हो जाएगा, फिर प्लस log cos x और इंटू में sec स्क्वायर x, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से बताएंगे डिवाइड और जो है कुछ कॉमन वगैरह हो सकता है क्या, तो ठीक है देखते हैं। यहाँ से dy2 अपान में dx किसके बराबर आएगा, तो ये y2 जो अपान में है उधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा, तो ये बन जाएगा y2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में tan स्क्वायर x प्लस log cos x इंटू में sec स्क्वायर x, तो इस तरह से ये हो जाएगा। काफ़ी जो है वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बस खाली थोड़ा लेंथी टाइप का है, ये आसान है बिल्कुल ही। तो अब यहाँ पे y2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy2 अपान में dx इज इक्वल टू, y2 का मान कितना है, y2 का मान है cos x, ये यहाँ पे y2 का मान रखेंगे cos x की पावर tan x, cos x की पावर tan x, उसके बाद इंटू में ये सारा सिस्टम पूरा माइनस में tan स्क्वायर x, ठीक है, फिर प्लस इसको पहले लिख लो sec स्क्वायर x, फिर log cos x, इस तरह से कर लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा dy2/dx का मान निकल के आया हुआ है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब है नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, dy/dx जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है, हमारा जो आंसर वो आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कुछ बनता नहीं है मेरे हिसाब से, अगर अभी देखते हैं, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो एक बार कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर अगर इन दोनों को सिर्फ यहाँ ला के उठा के रख देते हो तो भी आपको 5 नंबर आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि इस सवाल को करने का मकसद ही है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन आपके ज़्यादातर केस में सही होने चाहिए। तो चलिए इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मिटा देते हैं, आगे की तरफ मिटा देते हैं, आगे की तरफ मिटा देते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो इसको मिटा देंगे, थोड़ा उसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, इस तरह से लगाया जाएगा।
चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। ये निकला हमारा, कहाँ गया, डी, ये निकला है, ठीक, इधर भी मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है कैसे। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू, पुट करो। नाउ पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों वैल्यू पुट करो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स, कितना निकल के आया है, ये आया है एक्स की पावर एक्स, फिर 1 प्लस log x, फिर प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स टू, बहुत बड़ा सा निकल के आया है, ये है, ठीक है। तो थोड़ा जो है इधर भी अब हमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमको सिर्फ इतने से मतलब है। यहाँ पे निकला हुआ है ये वैल्यू, तो रखेंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, इधर पॉजिटिव की साइन लगाएंगे क्योंकि बीच में क्या लगा है, पॉजिटिव। तो देखिए क्या है यहाँ पे, डी वाई टू, तो यह है कॉस एक्स की पावर tan x ब्रैकेट में माइनस में tan x, सॉरी tan स्क्वायर x प्लस में sec स्क्वायर x log cos x, यही है ना, और ये हो जाएगा, यही सही होना चाहिए। और इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है, पर डिफरेंशिएशन ही इतना टाइम लग गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन कितना करेंगे इसी में। तो एक बार देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये है जो है तो cos x की पावर tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, एकदम यही आंसर आ रहा है, ठीक है। बस ये वाला टर्म पहले लिख दीजिएगा और ये वाला बाद में लिखा गया है। तो आप लोग देख लीजिए, अरे भाई प्लस माइनस को आगे पीछे करने से साइन तो चेंज होगा नहीं, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, और प्लस में x की पावर x जो हो गया, और यहाँ पे ये क्या है यार, यहाँ पे cos x, नहीं सही है, सही है, मैं दूसरा आंसर देख रहा था। देखिए सही है, आप लोग आंसर मैच कराएंगे तो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा यार, इसको जो है आगे पीछे करके लिखा गया है तो दोनों सही है। मतलब यार इसको ऐसे लिख दिया गया है, ये चीज़ उठा के पहले कर दिया गया और ये वाली बाद में कर दी गई, क्योंकि प्लस वाला पहले लिखा होता है ज़्यादातर और माइनस वाला बाद में। तो इस तरह से यही था, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना था। आपको इसमें ध्यान देना है, जब भी आपको वेरिएबल की और वेरिएबल देखने को मिलेगी तो जो डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका होगा वो बिना लॉग लिए नहीं हो सकता है। तो लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेने के बाद ही इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, या फिर कभी भी आपको अगर वेरिएबल पावर में दिखेगी तो भी यही चीज़ करनी है। तो ठीक है, तो खाली डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोनों को जोड़ना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो इस तरह से हो जाता है ये 5वें का सी पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें के डी पार्ट पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो डी पार्ट, सॉरी हाँ 5वें का जो है वो डी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, और जेड जो है वो x + 3y है, अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, 3x + 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, और हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन। तो इसका ये क्वेश्चन है, आपको इसमें एक जेड दिया होता है और उसी जेड को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो हमारी ये यहाँ पे नीचे जो इनइक्वलिटीज़ दी गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, हिंदी में बोला जाता है इनको व्यवरोध या अवरोध, व्यवरोध कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेड को बोलते हैं उद्देश्य फलन। तो आप जो है इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो जेड है ये क्वेश्चन नंबर 5 का है डी पार्ट, और इसमें जो जेड है जिसे हम लोग उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। तो x + 3y ये हमारा जेड है, इसी का निकालना हमें क्या, मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना इधर, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट दिए गए हैं, कॉन्स्टेंट्स जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यवरोध, वो है पहला x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, दूसरा है 3x प्लस में 5y, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो x इज ग्रेटर देन 0
एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सब कुछ जो हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो ठीक है, तो आप सभी को पता है इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम दिए गए जो हमारे कॉन्स्टेंट हैं उनका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं आप सभी को पता है, आप 9th क्लास से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। तो देखिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, इनके 2 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे जिन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करके उन दोनों मतलब पॉइंटों को मिला के लाइन को बनाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगी। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले x प्लस वाई जो हमारा लिखा है लेस देन इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार y बराबर 0 पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा जो कि 0,8 होगा। तो ऐसे में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आएगा 0,8। दूसरा है अगेन पुट y इक्वल टू 0 अब की बार पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा वो 8,0 बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला इनइक्वलिटी है उसको भी इक्वेशन के फॉर्मूले में बदल के वहाँ से भी एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे और एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, this is implies that 3x plus 5y is equal to 15. Now put x is equal to 0 then y is equal to 3। देखिए 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और 5y इक्वल टू 15 देन y इक्वल टू 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो आ जाएगा 0,3। और अगला वाला देखिए फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 5,0। तो इस तरह से हमारे जो दोनों कांस्टेंट दिए गए थे इनके ऊपर 2-2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं। अब इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम एक कार्टेशियन जो है प्लेन बनाएंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन एरिया में हमें बनाना है। इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो ये x एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 0,0 हो जाएगा। आगे x डैश नीचे y डैश होता है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे x डैश और ये क्या हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पे नंबर लेना शुरू कर देंगे। नंबर कैसे लेंगे, देखिए 8 तक हमारा नंबर है। तो हम एक काम करते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे 6 7 8 हो गया। और ऊपर भी 8 तक यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा जो है ज़्यादा उधर हो गया, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे है 5 हो जाएगा और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा हमें थोड़ा। यहाँ पे हो जाएगा 6 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो 6 7 और एकदम ऊपर जाएगा कितना 8 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको यहाँ पे जो है ऊपर तक ही हमारा है। तो सबसे पहला जो हमारा जो पहली वाली लाइन थी वो थी ये वाली लाइन। देखिए पहली लाइन ये है और इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट आए वो 0,8 और 8,0 आया। तो 0,8 यानी कि y का मान 0 कहाँ पे होता है, x कोऑर्डिनेट पे होगा। 0,8 ऊपर होगा। देखिए ना 0,8 ये है, ये पॉइंट हो गया। और 8,0 वही ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना देंगे, ये वाली लाइन बन गई। दूसरा जो है हमारा जो है वो क्या है, हमारा दूसरी वाली लाइन, मतलब ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 8। और ऐसे दूसरा भी प्लॉट कर देंगे। तो 0,3 यहाँ है और 5,0 यहाँ है। इनको भी जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे 2 लाइन बन जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइन बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों लाइन जो हमारे दोनों जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं इनमें
ऐसे पॉइंट को उठा के रखेंगे और चेक करेंगे क्या गिवन इनइक्वालिटी के हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि क्या गिवन कंडीशन जैसे कि लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, अगर ट्रू हो जाएगा। और ऐसा पॉइंट रखना है जो लाइन के ऊपर ना हो, या तो लाइन के इधर हो या तो लाइन के उधर हो। तो सबसे पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। ये हमारी जो लाइन है वो है हमारी है 3x प्लस 5y, और यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 15 है, इक्वल टू भी है। तो क्या करेंगे, अब एक पॉइंट उठाएंगे, इस लाइन पे रख के चेक करेंगे इस इनइक्वालिटी को, क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। बस आपको याद रखना है कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर स्थित नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, तो 0 0 कामा पॉइंट रख देते हैं जो कि इस लाइन पर स्थित नहीं है, और एकदम आसान भी है वो। तो इस पॉइंट को 0 0 कामा यहाँ पे रखेंगे, चेक करेंगे। ये सब हमारे रफ वर्क है। यहाँ पे लिख देंगे पुट 0 कामा 0 इन कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस में 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 रखो यहाँ पे। तो 0 कामा 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 प्लस में 5 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है, लेस नहीं है, क्या है ग्रेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कामा 0, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो देखिए 0 जो होता है वो बड़ा नहीं होता 15 से, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जो है गलत हो गई, यानी कि फॉल्स हो गया है। तो मतलब जो हमारा जब ये हमारा देखो, अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है तो जो आंसर होगा वो इस साइड के होगा, मतलब जिधर के पॉइंट रखेंगे उस साइड का आंसर तब आएगा जब हमारा जो पॉइंट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, देखिए फॉल्स हो गया। 0 बड़ा नहीं होता है 15 से, ना तो इक्वल होता है, तो मतलब वो चीज़ फॉल्स है। इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो इस साइड ना होके इस साइड हमारा आंसर होगा, इधर के जाएगा, मतलब लाइन के उस तरफ हमारा जो है वो सोल्यूशन मिलने वाला है इसका, ठीक है। आगे जैसे इसको चेक किए हैं वैसे इस पर भी एक पॉइंट उठा के चेक करेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, ऐसा पॉइंट रखना है जो इस लाइन पर स्थित ना हो। अब यहाँ पे तमाम सारे लाइन मतलब पॉइंट है, 4 कामा 0 रख सकते हो, 3 कामा 0 रख सकते हो, या यहाँ से भी कोई रख सकते हो, लेकिन 0 कामा 0 सबसे बेटर है, आसान है, इसलिए 0 कामा 0 को ही यहाँ पे रखना है। यहाँ पे लिख देंगे अगेन नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 और 0 कामा 0 इन कॉन्स्टेंट्स x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। तो जब पुट करोगे तो 0 और 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये बात सही होती है, ये सत्य है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 कामा 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 कामा 0 की तरफ आएगा, तो इसका आंसर इधर हो जाएगा। तो इस वाले लाइन को देखेंगे तो इसका आंसर इधर निकल के आ रहा है, क्यों? क्योंकि 0 कामा 0 पॉइंट जब इसमें उठा के रखे हैं तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है, जो हमारी इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इस साइड में होगा। अब हमारा जो आंसर होगा इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा, तो इसके ऊपर जाना है और इसके नीचे आना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो जो आंसर आएगा वो ये वाला पार्ट आपका आता है, ये पूरा पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे। अब ऐसे में आपको करना ये होता है कि ये जो एक क्लोज्ड रीजन हमारा आंसर आया है, बंद क्षेत्र हमारा आंसर आया है, इसमें ये जो कोने के पॉइंट हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो इन कॉर्नर पॉइंट को जो है यहाँ पे निकालेंगे और इन कॉर्नर पॉइंट को अपने जेड में उठा के पुट करेंगे। अब रखने के बाद जहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम मान होगा और जहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी वो मिनिमम मान होता है। तो अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम हो जाएगा हमारा कॉर्नर पॉइंट का, हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु, और इधर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू कितना दिया है, z इज इक्वल टू ये हमारा है x प्लस 3y। चलिए कॉलम बना लेते हैं फटाफट। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन से होंगे? 4 होंगे। कॉर्नर पॉइंट वही पॉइंट होते हैं जिनसे हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड हो जाता है। तो ABCD करके यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बने हुए हैं। तो A आ गया, B पॉइंट हो जाएगा और C पॉइंट हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा D पॉइंट। तो चलिए A पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताएंगे, x एक्सिस पे y का मान 0 होता है तो ये 5 का मान 0 हो जाएगा, और B पॉइंट हो जाएगा 8 का मान 0, और जो C पॉइंट है वो 0 का मान, देखिए C पॉइंट y एक्सिस पर है और y का मान y एक्सिस पर x का मान 0 होता है और कोऑर्डिनेट हमेशा x से शुरू होता है। तो 0 का मान समथिंग कितना है? 3 है। आगे वो हो जाएगा 0 का मान 8। अब इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे रखो, तो x प्लस 3y में 5 का x की जगह पे 5, y की जगह 0 रखेंगे, तो y तो 0 तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा कितना? कुल मिला के z का जो मान आएगा वहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे z कितना आएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे z कितना आ जाएगा?
रखेंगे, ये 0 बन जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे जेड कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो सबसे छोटा मान आपको देखने को मिल रहा होगा जेड इज इक्वल टू 5। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी जेड की वो 5 आएगी और किस पर आएगी, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट है वो 5, 0 पर आता है। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 जो है नंबर का क्वेश्चन था और इसका आंसर भी 5 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है 5वें का डी पार्ट है ना, हाँ ठीक है 5 ही आएगा। तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 5 आएगी। तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है, आपको यही सब करना होता है इसमें। और ये आधा काम तो जो है आप 9th और 10th में करे हुए हैं, मतलब पढ़े हुए हैं। बस इसमें खाली जो है शेडेड पार्ट में अगर वो बाउंडेड है तो उसके लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। अगर इसमें कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसका अलग तरीका है, अगर अनबाउंडेड है तो उसका अलग तरीका होता है। खैर यहाँ पे जो है बाउंडेड रीजन मिल गया तो इसलिए आप जो है आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया है। ठीक है, तो अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं 5वें का ई पार्ट लगाते हैं हम लोग। ठीक, 5वें का जो ई वाला पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है कि हमको 2 लाइन्स दी गई हैं और ये लाइन 3D में है और वेक्टर फॉर्म में है। इन दोनों लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी कि जो न्यूनतम दूरी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, क्या न्यूनतम दूरी आएगी इनके बीच। तो हमारे पास ये दोनों लाइन्स है, तो आप सभी को बता देते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, ये सीधे फार्मूले पर रखने वाला ये सवाल है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो क्या होता है कि जो हमारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो है यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट को यहाँ पे देखते हैं। सोल्यूशन पार्ट हमारा क्या है, तो जो हमारा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, हिंदी में बोलेंगे सदिश रूप में रेखा का समीकरण, जो कि होता है वेक्टर आर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, यही होता है। अब चूंकि 2 लाइन्स है इसलिए यहाँ पे A1 और B1 करके लिखना पड़ेगा और एक दूसरा भी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, लैम्डा के सिवा म्यू आया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा लिखा है, वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर, एक मिनट यहाँ पे कुछ छूट रहा है, आई जे और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस में है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, यही है आई कैप प्लस जे कैप ही है। 2i है, माइनस में जे है और हमारा है प्लस में के कैप। ठीक है, यही क्वेश्चन है। मुझे लगा कि जो है हम मिस्टेक कर दिए, लेकिन यही है, आई और जे ही है, के नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी। फिर ये देखिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा की जगह म्यू आ गया, कांस्टेंट बदल जाएगा और प्लस। तो जब भी 2 लाइंस दी होंगी ना, तो यहाँ पे A1 और B1 कर देना है और जो अगला वाला आएगा वो आ जाएगा आर वेक्टर बराबर होता है A2 वेक्टर और प्लस में म्यू टाइम B2 वेक्टर। तो कभी भी अगर इन दोनों लाइंस के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहचानते हैं कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर रहेगी तो उसके डिस्टेंस को निकालने का जो फार्मूला होगा वो अलग होगा और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला अलग होता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो B1 वेक्टर है और जो B2 वेक्टर है, अगर ये सेम दिख जाएगा तो लाइन पैरेलल है। अगर सेम ना हो के उनके जो स्केलर कंपोनेंट है अगर वो प्रोपोर्शन में है, यानी कि समानुपाती हैं, तो भी वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो बताएंगे यहाँ पे A1 किसके बराबर है, जो वेक्टर A1 है वो है, कंपेयर कर लेंगे। वेक्टर A1 ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में क्या जे कैप, ये हमारा वेक्टर A1 हो गया। और B1 क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा B1 वेक्टर होगा वो हो जाएगा 2i कैप माइनस में जे कैप और प्लस में कितना हो जाएगा के कैप। और इधर से कंपेयर कर लेंगे, इधर से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा A2 होगा वो इधर होगा 2i प्लस जे कैप माइनस में के कैप। और जो हमारा B2 वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस में 2k कैप। ये हमारा B2 वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर, इन सब की वैल्यू हम निकाल के रख लिए हैं कंपेयर करके। सीधे आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में 3D में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो इस तरह से होता है। एक बार और बता देते हैं कि A2 क्या होता है, ये ए वेक्टर
कैसे बनता है, कोई भी लाइन जिस पॉइंट से होके जाएगी या लाइन के ऊपर स्थित कोई पॉइंट जो होगा उससे वेक्टर ए बनाएंगे, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उससे वेक्टर बी बनता है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेक्टर b1 और b2 इक्वल नहीं है, और साथ ही साथ इनके जो स्केलर कंपोनेंट है वो उनका मतलब रेशियो भी सेम नहीं है, तो मतलब दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन सही है। कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइन्स, जो लाइन पैरेलल नहीं है तो ये स्क्यू लाइन से यहाँ पे जो है हम लोग, क्योंकि स्क्यू लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी दो लाइन जो अलग अलग प्लेन में होती है, यहाँ पे अलग अलग प्लेन में है। क्यों, क्योंकि अगर वो दोनों सेम प्लेन में होंगी तो या तो वो पैरेलल लाइन होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन की कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, यानी कि डिस्टेंस होती किसकी है, पैरेलल लाइन की होगी। कब बनेंगी ये दोनों लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दोनों एक ही प्लेन में होती हैं। यानी कि एक प्लेन में अगर होंगी तो डिस्टेंस कब निकलेगी, जब वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो मतलब ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है। और अगर ये अलग अलग प्लेन में है तो ऐसे लाइन को जो अलग अलग प्लेन अलग अलग समतल में होते हैं उनको हम लोग स्क्यू लाइन्स कहते हैं। ये स्क्यू लाइन्स हैं, ठीक है। तो चलिए इनके निकालने का सीधा फार्मूला होता है डी। तो डी इज इक्वल टू होता है फार्मूला b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, उसके बाद डॉट लगाएंगे a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, और इन सब का मॉड ले लेते हैं। ये मॉड है, देखिए ये मॉड है और ये मैग्नीट्यूड है, दोनों में डिफरेंस है। मॉड क्या करता है, चीज़ों को पॉजिटिव करता है, और मैग्नीट्यूड में वेक्टर आपको पता है उनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर को रूट के अंदर जोड़ के उनका इसको रूट निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये सीधे डी निकालने का फार्मूला है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, तो स्क्यू लाइन के बीच निकालने का ये सीधा फार्मूला है। तो अब हम लोग यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे a2 माइनस a1 को ही निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, वेक्टर a2 माइनस में वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस में वेक्टर a1। देखिए कैसे निकालेंगे। तो a2 वेक्टर को लिखिए, a2 वेक्टर कितना है, a2 हमारा है i कैप, सॉरी 2i कैप माइनस प्लस में j कैप माइनस में k कैप, और इसमें से माइनस कर देना है कौन सा वेक्टर, i कैप प्लस में j कैप। इस वेक्टर को माइनस करना है, माइनस कर देंगे तो ये अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2i में से एक i जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे i कैप, ये j जाएगा उधर, ये माइनस हो जाएगा तो ये j खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 0 k कैप है तो ये माइनस हो जाएगा k कैप। ध्यान में रहे आपको, इस तरह से इसको करना है। यहाँ पे 0 k कैप है, k वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे बना सकते हो 0 k कैप, तो माइनस k कैप प्लस में 0 k कैप तो माइनस में k कैप आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा a2 वेक्टर माइनस में क्या, a1 वेक्टर। तो ये a2 माइनस a1 हमारा निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 आपको पता है कि दो वेक्टर के क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। नाउ b1 क्रॉस b2 यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालते हो, देखो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ पे k कैप। उसके बाद b1 के स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है, b1 के 2 है, उसके बाद माइनस में 1 है और यहाँ पे 1 है, और b2 के क्या है हमारे स्केलर कंपोनेंट, वो 3 है, माइनस में 5 है, और यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएंगे हमारे। अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो निकल जाएगा। ये देखिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टी मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ आएगा i कैप, इनको यहाँ पे ढक लेते हैं पूरे रो को और पूरे कॉलम को। ये सब मतलब डिटरमिनेंट निकालना यहाँ पे नहीं सिखाना है, मतलब आपको पता होगा तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 1 के 2, ये माइनस में 2 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, और ये -5 और बीच में भी माइनस आता तो ये प्लस हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं ये ऐसे, तो 2 का इसमें हो जाएगा तो माइनस में 2, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यार -2 हो गया, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। चलिए फिर अब यहाँ पे माइनस का साइन से खुलता है, आपको पता होना चाहिए। तो माइनस में j कैप आ गया। अब इसको ढक लेंगे पूरे कॉलम को, और ये तो पहला वाला रो हमेशा ढका ही जाएगा। तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, 3 1 के 3 हो गया, प्लस k कैप, एक बार माइनस से एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो k कैप, और उसके बाद ये ढका जाएगा पूरा, तो माइनस में 10 हो जाएगा, और माइनस ये 3 -3 हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग को करना होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक बार देखते हैं, कैमरे में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इधर करके लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस +5 -2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप, फिर ये 4 में से 3 गया 1 माइनस में j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 माइनस का 10, तो बन जाएगा माइनस का 7 k कैप। तो ये निकल के आएगा b1 क्रॉस में क्या b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है। यहाँ पे प्लस ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी ठीक है, उधर भी ठीक है। -2 + 5 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है 4 - 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर +-7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 1 प्लस में 49, 49 1 50, 50 9 59, तो रूट में 59 आएगा। रूट में कितना आ जाएगा 59। तो b1 क्रॉस b2 कितना निकल के आएगा रूट में 59। ये b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, b1 क्रॉस b2 का ये मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग जो है करते हैं, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के जो है यहाँ पे रख देते हैं और कुछ नहीं करना है। तो चलिए रखिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, नाउ d = b1 क्रॉस b2 कितना निकला है बताना। तो b1 क्रॉस b2 जो होगा हमारा, यहाँ से मिटा के इसको यहाँ कर देते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हमारा निकल के आया है, ये कहाँ गया, ये है। तो मॉड के अंदर ही करते हैं। तो 3i कैप माइनस में j कैप माइनस में 7k कैप अपान b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड रूट के अंदर 59 है, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे बंद नहीं करना अभी, जो है इनटू में मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 - a1 के साथ। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 के साथ लेना पड़ेगा। a2 - a1 कितना आया है, i कैप माइनस में k कैप आया है। चलिए अब यहाँ पे मॉड को बंद कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, d = मल्टीप्लाई कराइए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, 3 का 1 में कराएंगे 3 आ जाएगा। फिर -1 का j का हिस्सा देखिए नहीं है, यानी कि j 0 के बराबर है, तो ये 0 आ जाएगा माइनस में। आगे यहाँ पे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा रूट में 59। तो इम्प्लाइज दैट d = आ जाएगा 7 3 10, 10 बटे रूट में 59। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बटे रूट में 59 जो है वो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी आएगी। देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या जो b1 और b2 वेक्टर हैं वो दोनों पैरेलल तो नहीं है। अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि वो स्क्यू लाइंस नहीं है। यहीं पे लिख देते हैं पैरेलल लाइन होने पर क्या फार्मूला लगाते हो। तो यहाँ पे देखिए मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो रहा स्क्यू लाइंस वाला, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस यानी कि दोनों लाइन जो है वो अलग अलग प्लेन में। अब अगर दोनों एक ही प्लेन में होंगी और दोनों पैरेलल होंगे तभी जाके डिस्टेंस निकलती है, अदरवाइज डिस्टेंस नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं स्क्यू लाइंस का भी। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्यू लाइंस का फार्मूला जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो रहा, ये यही मिटा के लिख देते हैं स्क्यू लाइंस का फार्मूला। सॉरी, स्क्यू लाइंस का लिखा गया है, जो हमारे पैरेलल लाइन है उनका क्या होता है। तो पैरेलल लाइन में d = होता है हमारा, इसको भी मॉड में कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस में a2 - a1 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये होता है हमारा, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे भी एक मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे दो वेक्टर को क्रॉस कराओगे तो एक वेक्टर फॉर्म आएगा और जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर होती है। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये क्या है हमारा मॉड है। थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये हमारा मॉड है। तो ये हमारा होता है जब दोनों लाइन सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो मतलब वो पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन होने पर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है। और स्क्यू लाइन्स होने पर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 का जो है वो ए पार्ट करेंगे, फिर 6 के बी पार्ट को करेंगे। तो इस तरह से तमाम सारे क्वेश्चन है इसमें।
तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।